Hi guys, hello everyone. Good morning, good morning, good morning. क्या हाल चाल? I'm visible, audible to everybody. Visible, audible to everyone. Good morning, good morning, good morning. Good, good, good. So today we are starting with the second chapter of class 12th, human reproduction. आगे सब जोश इज हाई. सुंदर सुंदर हेडिंग लिख ली है चैप्टर की. So this chapter is interesting chapter, as you know. You know better than me, as you know. ठीक है? Too much smart you guys are for this chapter. So अब ये चैप्टर बच्चा पार्टी ही मेरे को ज्ञान देती है इस चैप्टर में ना. यस मैम प्लीज कंफर्म इस संडे मेजर टेस्ट है या रॉन्ग थू. रॉन्ग थू. यस यस रॉन्ग थू. रॉन्ग थू. यस इंग्लिश मत बोलो मैम. दिस बॉय मेकिंग फन ऑफ मी एंड माय इंग्लिश. I will not leave this boy. When I see him, I beat him. Okay? Yes. चलो मैम आप रशियन ट्राई करो. It's okay. चलो गाइस लेट अस स्टार्ट विद दिस अमेजिंग चैप्टर. इतने निकम्मे हैं डॉक्टर गरिमा गोयल बीएचएमएस लिखते हैं. सी आई एम हैप्पी. इवन इफ आई वाज if I had been like a BHMS doctor, still I could have earned a lot of money because I'm best in my field. है ना? You know. So thanks for giving me this degree even though I have not done any effort for the degree. Thank you guys. ये और होता है कि कुछ ना भी करते लोग डिग्री लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं नाम के आगे. देख रहे हो? मजेदार. एनडी सर कल से पढ़ाएंगे. आई थिंक एनडी सर टुक योर क्लास. अभी मेरी उनसे बात हो रही थी. वी हैव गॉट वन मोर मीटिंग टुडे एंड विल बी वाइंडिंग अप दिस होल एनुअल मीटिंग सेशन ऑफ दिस ईयर. यस हाँ गुड़गांव में है. मैं भी गुड़गांव से आना जाना ही कर रही हूँ. तुम्हें दिखनी नहीं मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ अब, है ना? यस चलो आ जाओ भाई गाइस. अब चैप्टर शुरू करते हैं. 5-10 मिनट की बातचीत हल्का फुल्का मॉल बना दिए. लेट्स स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब पढ़ना शुरू करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आज शुरू करेंगे इस चैप्टर को. ठीक है आइए बच्चों. मैम आप कल सोचो कि हर चैप्टर में डाउट होटाएंगे यहाँ कैसे कैसे डी आउट होंगे इन बच्चों के. लोल. अच्छा ठीक लोल. अच्छा सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सबसे पहले इसमें हम रिप्रोडक्शन का मतलब समझेंगे क्योंकि ह्यूमंस का मतलब आपको पता है क्योंकि आप खुद ह्यूमंस हैं. तो ह्यूमन का मतलब बता के मैं तुम लोग की तौहीन नहीं करना चाहती कि व्हाट इज ह्यूमन. ठीक है अब आइए. सो रिप्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेल्फ परपेचुएशन ऑफ अ रेस. नाउ व्हाट इज सेल्फ परपेचुएशन? वेरी हार्ड इंग्लिश फॉर सम स्टूडेंट्स. ठीक है यस बट सेल्फ परपेचुएशन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसी औलादे पैदा पैदा करना. ठीक है जैसे कि इंसान है तो इंसान जैसे बच्चे पैदा करेंगे. मान लो कि कोई ऐसा बकरी जैसा हो गया तो आप कहेंगे कैसे. ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में वी फोकस ऑन आवर लीनेज, ऑन आवर स्पीशीज, ऑन ऑफस्प्रिंग्स व्हिच लुक लाइक अस. हम जैसे दिखने वाले ही स्पीशीज को पैदा करते हैं हम. ठीक है तो इसे हम कहते हैं सेल्फ परपेचुएशन ऑफ अ रेस. क्या कहते हैं इसको गाइस? जल्दी से बोलेंगे सब. इसे कहते हैं सेल्फ परपेचुएशन ऑफ अ रेस. ठीक है नाउ क्यों कर रहे हैं रिप्रोडक्शन? कोई मजा नहीं बोलेगा, मारूंगी थप्पड़. यस क्यों कर रहे हैं रिप्रोडक्शन? फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज. क्यों कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज. आज सब रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे. ठीक है तो क्या होगा? बच्चे पैदा नहीं होंगे. बच्चे पैदा नहीं होंगे तो आप कैसे अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करेंगे? ठीक है यस तो व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ रिप्रोडक्शन? कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज. ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारे
मॉडर्न इलाके हैं, टाउन्स, या आप कह सकते हैं अर्बन एरियाज, वहां पे अक्सर कपल्स आजकल या तो 9 बच्चा या 1 बच्चा, 2 बच्चे पे तो जाते जाते कहते हैं कि नहीं मर जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि कितना नैरो हो चुका है रिप्रोडक्शन। वहीं पे हम अपने पेरेंट्स को देखें, मैं अपने पेरेंट्स को देखूं तो वो 7 बहन भाई हैं। रमन के पेरेंट्स 11 बहन भाई हैं। ओ माय गॉड, ठीक है। उसके ऊपर चले जाओ, मतलब मेरी नानी की बात करूं तो मेरी नानी के भी वो 5 बहनें और 7 भाई हैं। ओ माय गॉड, ठीक है। ऐसे सोचो कितने कितने थे। अभी नाउ द रिप्रोडक्शन इज बिकमिंग नैरोअर। जितना नैरोअर होगा रिप्रोडक्शन उतना ही आपका पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। बट दिस इज मोर हैपनिंग इन द अर्बन एरियाज, नॉट इन द विलेज एरियाज। अभी उन्हें नहीं पता है कि कैसे रोक लगाई जा सकती है। इस रोक को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। यस, so continuity of a species. Now factors affecting reproduction, factors affecting reproduction, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। पहला है हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट। अब आप टेरेस्ट्रियल ह्यूमंस है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, अब पानी में जाके रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मस्तीबाजी की फालतू की, ठीक है। तो हैबिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, विच अफेक्ट्स इज हैबिटेट। अब जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। अब पानी सूख गया तालाब में, अब फ्रॉग क्या करेगा, कहां से पकड़ के लाएगा लैला को, लैला को कैसे बनाएगा, उसे छप छप पानी चाहिए, पानी है नहीं, तालाब सूख गया है, क्या करे। तो इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना हैबिटेट है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। फिर दूसरा जो है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज इंटरनल फिजियोलॉजी। इसका मैं आपको एक बहुत ही शानदार एग्जांपल बताती हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज। दिल्ली की बात कर लो, जब मैं छोटी थी, आई हैव नेवर सीन आईवीएफ क्लिनिक्स, नेवर सीन। मतलब आईवीएफ होता क्या था मैंने कभी सुना भी नहीं था यार। और आई थिंक आजकल द आईवीएफ हैज बिकम सो कॉमन कि मेरी गली के बाहर 4 क्लिनिक है। मैं और तो कहाँ घूमूं, अपन अपनी गली के बाहर भी देखे तो 4 क्लिनिक है आईवीएफ के। एक इंदिरा आईवीएफ क्लिनिक है, एक स्माइल आईवीएफ क्लिनिक है और 2 और है। तो बेटा व्हाई देयर इज आईवीएफ। और मैंने भी एक डॉटर पैदा की, आपको पता ही है। सो जब मेरी डिलीवरी हो रही थी तो वहां की जो नर्स थी उन्होंने मेरे से पहला सवाल क्या पूछा, इज इट नॉर्मल और इज इट आईवीएफ। सो नाउ आईवीएफ इज बिकम सो कॉमन कि यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि नॉर्मल है या आईवीएफ है, क्योंकि आईवीएफ हैज गॉट सर्टेन डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है, इंटरनल फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है। फर्टिलिटी कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, पुरुषों का भी बहुत बड़ा कारण है और एक महिलाओं का भी बहुत बड़ा कारण है। पुरुष का क्या कारण है, बैठे रहना। जो लड़के बैठे रहते हैं दिन भर, जो लैपटॉप के आगे टिक 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 टिक, होता क्या है, लड़कों का जो बेसिक बॉडी बिहेवियर है दैट शुड बी अ मूविंग बिहेवियर, चलते रहना, ठीक है। अब वो बैठ गए हैं, सो द बेसिक प्रॉब्लम यू विल फाइंड इन नाउअडेज इन बॉयज इज द ओलिगोस्पर्मिया। बहुत ज्यादा ओलिगोस्पर्मिया, इतने केसेस होते जा रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया के। आप सिर्फ ये कहना कि लड़की में प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। लड़कों में भी है, अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, चलो स्मोकिंग भी है। फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द बिगेस्ट रीजन, लो स्पर्म काउंट, ओलिगोस्पर्मिया आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आते हैं लड़कियों पे भी आते हैं। लड़कियों में सबसे बड़ा जो हेल्थ कंसर्न निकल के आ रहा है, which a female start facing at the age of 15 or 16 is PCOD, PCOS। बिल्कुल सही अभी का, मतलब कि the cycle is not coordinated। ओवरी एंड यूट्रस आपस में बातचीत करना ही छोड़ देते हैं लड़कियों में। यूट्रस कहता है मैं अपने आप काम करूंगा, जब मेरा मन होगा तब ब्लीडिंग करूंगा। ओवरी कह रही है अरे मेरे को करनी नहीं, ओव्यूलेशन कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। So there is no balance, there is no communication, perfect communication between uterus and ovary. And till the time you don't have this perfect combination between uterus and ovary, you cannot have a normal baby, you cannot conceive, you cannot have a normal menstrual flow। आजकल आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, नाउ दे हैव बिकम सो ओपन अबाउट दिस कि यार मेरा ना जो साइकिल है वो 15 दिन लेट आई। अरे बहन
मजे की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। साइकिल एग्जैक्टली 28 दिन की होती है, ज्यादा ऊपर नीचे 2-3 दिन होता है बस। ये कोई सेलिब्रेशन की बात नहीं कि 15 दिन बाद आई है, नो दैट्स रॉन्ग। यानी कि आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स आर नॉट परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो यही सब चीजें बच्चे हम इन 2 चैप्टर्स में कवर करने वाले हैं। These 2 chapters, I would say, they are very knowledge chapters. They are very like enlightening chapters कि आजकल चल क्या रहा है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी इन 2 चैप्टर्स में, इसमें और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। यस, नाउ व्हाट्स द क्योर? किसका? सनी, किसका क्योर भाई? किसका क्योर? सब आएगा बेटे, सारे टॉपिक आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पे आपकी डॉक्टर नहीं हूँ, पहले तो ये समझो, मैं आपकी टीचर हूँ। क्योर व्योर कुछ नहीं होता, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, बस वही होता है सब कुछ। चलिए, तो अब हम पहला टॉपिक आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं, वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग लिखेंगे सब प्यारे बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कुछ नहीं लिखना जब तक मैं नहीं लिखाऊंगी, उसके बाद हमें बहुत स्पीड से लिखना है, ठीक है। यस मैम, आपने इतनी बड़ी फैमिली में शादी कैसे कर ली? मैं बताऊं, हम दोनों मिले, वरमाला पहनाई, ठीक है, सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहना तेरे लिए, और घर आ गए, बस ऐसे शादी की। इजी था ना? बहुत इजी है। चलो आ जाओ। यस, कल ना मैं ऑफिस गई थी ना, तो वहाँ पे अरविंद है जो हमारा मैनेजर है, वो मुझसे पूछता है मैम आप जेनजी के साथ कैसे कम्युनिकेट कर लेते हो? मैम वो इतने जवान बच्चे हैं। मैंने कहा तू मुझे बूढ़ा तो बोल मत पहले, और हम जेनजी से आगे यार इन सब चीजों में, जानता नहीं है, बच्चे हमसे पढ़ के ज्यादा खुश रहते हैं। यस, मैंने बोला उसको। चलो अब आ जाओ भाई, स्टोरी टाइम शुरू होता है, स्टार्ट करें भाई। अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, सब सिर्फ सुनेंगे, फिर हम लिखकर रिवाइज करेंगे। दिस इज हाउ वी गोइंग टू डू दिस टॉपिक, ओके गाइस, एवरीबॉडी। चलो, तो चलिए बच्चों, शुरुआत होती है महिला की प्रेगनेंसी से। कहां से शुरुआत होती है? बस ऐसे छोटे छोटे शब्द लिखते रहो जैसे कि क्लास में ही याद हो जाए कहानी। तो शुरुआत कहां से होती है? महिला की प्रेगनेंसी से। महिला प्रेग्नेंट है और महीना चल रहा है 7वां, ठीक है। कौन सा भाई? महिला क्या इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, और महीना कौन सा चल रहा है? 7वां। सो द फीमेल इज प्रेग्नेंट फॉर अबाउट 7 months नाउ। जब 7वां महीना होता है तो जो अंदर लड़का होता है, मतलब कि सन, बॉय, मेल फीटस, वो मेल फीटस सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हार्मोन कौन बना रहा है? मेल फीटस, क्योंकि मेल फीटस के पास क्या है? टेस्टिस है। अब वो टेस्टिस जो है क्यों बना रही है टेस्टोस्टेरोन? इसका रीजन है गाइस। उसका रीजन क्या है? ये जो टेस्टोस्टेरोन है जो बच्चे ने बनाया, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्टिस अभी ऊपर है। कहां पे? एब्डोमेन में। एब्डोमेन में है टेस्टिस। इस टेस्टिस को नीचे भेजना है। इसको नीचे भेजने के लिए एक सिग्नल चाहिए। वो सिग्नल क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है वो सिग्नल? टेस्टोस्टेरोन। अब आप कहेंगे मैम इस टेस्टिस को एब्डोमेन से बाहर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि लड़कों में चुल होती है बाहर घूमने की, इसीलिए, ठीक है गाइस। तो ये जो टेस्टिस है जो एब्डोमेन में है, इसे कहां लेकर आ रहे हैं? नीचे स्क्रोटम में। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रोटम। तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो महीना कौन सा चल रहा है? 7वां। मेल फीटस ने क्या प्रोड्यूस किया है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? ये डिसेंड करेगा टेस्टिस को फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटम। क्या करेगा? इसे डिसेंड करेगा फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटम। स्क्रोटम में आ गया, ठीक है। क्या? टेस्टिस। अब आगे चलते हैं, चलना पड़ा रीजन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक बच्चे का सवाल आता है कई बार, मैम अगर टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं हुआ फिर क्या होगा? चलो जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। तो नहीं होगा ना डिसेंड, मतलब टेस्टिस ऊपर ही रह जाएगी, वो स्क्रोटम में आएगी नहीं गाइस।
और जब वो स्क्रोटम में नहीं आएगी तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म. What is that condition called as? When the testes fail to descend into scrotum during the 7th month of pregnancy. The condition is called cryptorchidism. Cryptor का मतलब क्रिप्टो, नकली, ठीक है, काइडिज्म यानी कि डिसेंड होना, यानी कि डिसेंड हुआ ही नहीं है, बस नकली के हैं स्क्रोटम, क्योंकि उसमें टेस्टिस तो नहीं है. That's why it is called as cryptorchidism. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आखिर मैम डिसेंड करना ही क्यों है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि इन्हें बाहर निकलना ही निकलना है? अरे भाई मैं बताती हूँ, बॉडी का टेम्परेचर होता है ज्यादा 37 38, बट स्पर्म्स को बढ़ने के लिए चाहिए होता है 2 से 2.5 डिग्री कम, यानी कि ठंडे इलाके में स्पर्म प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो इसलिए टेस्टिस बाहर निकल जाती है जिससे कि वो बॉडी हीट को एस्केप कर सके, जिससे कि वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस ठंडी रह सके, और जब वो ठंडी रहेगी तो स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़िया रहेगा. ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए टेस्टिस को डिसेंड करना बहुत जरूरी है. अब एक और सवाल आता है इसी के साथ कि मैम मान लीजिए डिसेंड नहीं हुआ, क्रिप्टोरकाइडिज्म हो गया, तब स्पर्म बनेगा या नहीं बनेगा? एक बार खुद सोच के बताओ. नहीं श्रेया, स्टेराइल होते. अब बताओ स्पर्म बनेगा या नहीं बनेगा? क्रिप्टोरकाइडिज्म में स्पर्म बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि द टेस्टिस इज एक्सपीरियंसिंग हाइपरथर्मिया. हाइपरथर्मिया का मतलब क्या? हाइपर मींस ज्यादा टेम्परेचर, थर्मिया मींस टेम्परेचर. ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता है. यानी कि अगर पुरुष को फीवर है तो कहीं ना कहीं उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट स्क्रोटम के पास भी जाएगी, स्क्रोटम के पास जाएगा तो स्पर्म के प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा. दैट इज हाउ द बॉडी फिजियोलॉजी वर्क्स. ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई हमारी इतनी स्टोरी. अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे. मैम यार एक बात बताइए, यार ये बाहर चली गई है, कौन? टेस्टिस. मैम शरीर से बाहर एक बैग में प्रेजेंट है, उस बैग का नाम है स्क्रोटम. मैम इसको न्यूट्रिशन कैसे जाएगा, इसको मैं सिग्नल कैसे दूंगी? ठीक है, तो मैं कहती हूँ यार देखो सुनो, माना कि बाहर है, ये शरीर है, ये बाहर, ये शरीर, इन दोनों के बीच में एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है. क्या है उसका नाम? स्पर्मेटिक कॉर्ड. इस कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल है, इस कॉर्ड के अंदर लिम्फेटिक वेसल है, इस कॉर्ड के अंदर नर्व्स है. क्या क्या है इस कॉर्ड के अंदर? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन. इसके अंदर ब्लड वेसल है, इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल है, इसके अंदर नर्व्स है. जब ये तीनों मिल जाती है तो एक मोटी सी केबल बन जाती है, केबल वायर की तरह. ब्लड चाहिए, ब्लड सप्लाई हो गया. क्यों चाहिए ब्लड? इरेक्शन के लिए. ठीक है, क्यों चाहिए ब्लड? इरेक्शन के लिए. क्योंकि इरेक्शन होता कैसे है? खूब सारा ब्लड भर दो ब्लड वेसल में तो इतनी मोटी हो जाती है ब्लड वेसल्स कि वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, और टाइट होने से क्या होता है? पीनिस का साइज बढ़ जाता है. ठीक है, इसलिए चाहिए. दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स क्यों चाहिए? क्यों? इन्फेक्शन नहीं हो सकता, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं. लिम्फ हैज लिम्फोसाइट्स. याद आ रहा है ना? व्हाई डू यू नीड नर्व्स? क्यों भाई? इजैकुलेशन कौन कराएगा? नर्व सिग्नल कराएगा. इरेक्शन कौन कराएगा? नर्व सिग्नल कराएगा. ठीक है, अगर वो बैट्समैन होते हैं ना, उनको बॉल बॉल लग जाती है तो दर्द कौन बताएगा? नर्व्स बताएंगे. ठीक है, क्यों नर्व्स में इतना ज्यादा पेन होता है? व्हाई दिस पार्ट इज सो सेंसिटिव? बिकॉज द नर्व हैज गॉट ओपन एंड्स. ओपन एंड्स, हल्का सा भी लगता है तो नर्व झंझना जाती है. ठीक है, यस. जहां जहां पे भी नर्व्स के ओपन एंड्स होते हैं, ठीक है, डीप फिटेड नहीं टिश्यू में ओपन एंड्स और काफी ऊपर की तरफ होते हैं, वहां हल्का सा भी ऐसा लगता है तो ऐसा जैसे आपकी नोज, आपने देखा होगा अक्सर कभी कभी नोज पे ऐसे हल्का सा भी लग जाए तो बहुत दर्द होती है, बिकॉज ओपन एंड्स ऑफ नर्व्स. ठीक है, यहाँ पे कोनी पे आपने जरूर इसे देखा होगा कि कोनी हल्की से भी ठुक जाती है तो एक भयंकर सा दर्द होता है, भयंकर सा, बिकॉज ओपन एंड्स रहती है यहाँ पे. सो नर्व्स डीप फिटेड होती है, बट कुछ नर्व्स ऐसी भी हैं जिनके एंड्स बाहर की तरफ होते हैं और वहां पे दर्द होता है. दे आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है बच्चों, यस, करंट लगता है, बिल्कुल सही. तो यही रीजन है कि व्हाई द स्क्रोटम पार्ट इज सो सेंसिटिव, बिकॉज इट हैज गॉट ओपन नर्व एंड्स, और जितना ओपन नर्व एंड रहेगा वहां पे सिग्नल बहुत स्पीड से जाता है, इसीलिए. ठीक है, आगे चले. अब आते हैं, ये तो थी हमारी थोड़ी सी बैक स्टोरी.
अब एक सवाल और आता है, मैम उस रास्ते का नाम क्या है जहां से टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में आती है? उसका नाम है इंग्विनल केनाल। क्या नाम है उस रास्ते का? सब मैम को बताएंगे। इंग्विनल केनाल। क्या नाम है उसका? इंग्विनल केनाल। अब इस इंग्विनल केनाल देखो, ये इंग्विनल केनाल, उसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन होती है। कई लोगों में लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली इन बॉयज, दिस गेट्स इनटू द इंग्विनल केनाल, नीचे की तरफ बल्ज होके घुसने शुरू हो जाती है। तो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है उसमें बहुत प्रेशर लगता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसके कारण दर्द रहता है लड़कों को नीचे। इसको कहते हैं हर्निया। क्या कहते हैं इसको? इंग्विनल हर्निया। फिर इसकी सर्जरी होती है जिसमें उतना जो पार्ट नीचे गिर रहा है उसको काट देता है डॉक्टर, बाकी को ज्वाइन कर देता है। ये क्यों होता है, इसको कैसे पहचाने? तो इसका एक मैं आपको बताती हूँ, स्पेशली इन बॉयज। उसके लिए क्या करना है यार, एक तो यार चेयर का है वाली, ये देखो, इसको आप बड़े लोगों में आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस एक बॉडी पोस्चर होता है उसमें, उससे बता सकते हैं आप। चेयर है, ठीक है। ये जो पर्सनल कमेंट चल रहे हैं ना, सुन लो बॉयज, मैं बता दूं अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, फिर बुरा मत मान जाना कोई भी दीदी, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना वो भी बोलेंगे। अब मैं वो नकली फेमिनिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, ये बात आप पहले से जानते हैं। उतना ही मुंह खोलना जितना सह सको बाद में, क्योंकि आज क्लास में मेल रिप्रोडक्शन चल रहा होगा, फीमेल भी आएगा, तो उतना ही मुंह खोले जितना सुन सके, क्योंकि मैं किसी को नहीं डांटूंगी। अब आप इतने बड़े हो चुके कि आपको अपनी बाउंड्रीज खुद पता होनी चाहिए, अपनी सीमाओं को खुद पता रखो। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 18 साल की हो गई हो, डॉक्टर बनने वाली हो अगले साल, तो इसलिए बहुत ब्लंटली ये बात बता रही हूँ, जितना झेल पाओ उतना ही बोलना, बुरा मत मानना फिर। चलो आइए बच्चों, तो इसको कैसे पहचानते हैं? यस, ये जैसे मान लो एक चेयर है, इसके ऊपर इस तरीके से आपने पूरा लेटना होता है, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से तुम देख पा रहे हो। जब आप ऐसे लेटते हैं तो आपका ये वाला जो पार्ट है, अगर किसी को हर्निया है तो वो अलग से मटके की तरह निकलता हुआ दिखेगा। अगर उस टाइम पे आपका मटके जैसा बिल्कुल निकला हुआ है, समझ लो कि हर्निया शुरू हो चुका है। मैम गायब हो गई यार, इससे ऊपर एक्चुअली कैमरा इतना ऊपर है यार, इतना ऊपर तो मैं जा ही नहीं सकती। मतलब ऐसे ही समझ जाओ ना, बस ऐसे लेटा उस चेयर के ऊपर पूरा, ठीक है, उस चेयर के ऊपर पूरा लेटना है। फिर जो आपका अगर मटके जैसा पार्ट कोई निकलता है तो हर्निया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये आप घर में पहचान सकते हैं इस चीज को, बहुत ही अर्ली डायग्नोसिस ट्रिक है ये एक तरह की। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आते हैं, हाँ स्टमक के, हाँ स्टमक के पता है ना लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होती है? नहीं पता? अच्छा, डाइजेशन चैप्टर काट दिया एंटी ने, सॉरी, तुम्हें कैसे पता होगा कुछ भी अब। अरे बाप रे, इसलिए मैंने एंटी को कहा था मत काटो ये सब, नहीं कुछ नहीं पता लगेगा जब तक पढ़ाएंगे नहीं। अरे यार बहुत मिस हो गया लाइफ में। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की इनिशियल स्टोरी। क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? इनिशियल स्टोरी, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, क्योंकि अब मैं नोट्स लिखवाऊंगी। हाँ, आज सारे लड़के करके देंगे क्लास के बाद। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इन दो चैप्टर्स में मैं बताऊंगी, विच विल रिलेट यू विद एवरीडे लाइफ आल्सो। ठीक है, चलिए अब नोट्स लिखने का समय शुरू हो चुका है गाइस, तो अब हाथ तोड़ू नोट्स बनाना शुरू। ड्यूरिंग 7th month of pregnancy, testosterone from male fetus causes descent of testes from abdominal cavity into scrotum. This ensures that
test is experiences 2 degrees Celsius less temperature as compared to body temperature. Room temperatures lower. Spermatogenesis. Sperm. Second, if testes fail to descend during this period, it is called catorchidism. Which results in hyperthermia. Infertility. Testis descends into scrotum via inguinal canal. Now, testis inguinal hernia.
Yes, guys. लिखिए सब. 1224, 1225 we will start with parts of male reproductive system. मैम ब्लू वाले इंग्विनल कैनाल है ना. हाँ, चलिए जल्दी लिखिए. Okay. Now the next topic, parts of male reproductive system. Come on, guys. Heading लिखिए. Parts of male reproductive system. अब एक एक पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे. जो एनसीईआरटी ने बहुत छोटे में लिखा है, हम डिटेल में लिखेंगे. जब मैं पढ़ाती हूँ अच्छे से समझाती हूँ, बाकी आपने लिखना स्पीड में. ठीक है, जो रह गया नोट से वापस देख के बनाइए. चले, तो अब सबसे पहला पार्ट कौन सा है जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, वो है स्क्रोटम. विच इज द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम क्या काम है स्क्रोटम का? अब तो आप बता सकते हैं, मैंने इतनी बार एक्सप्लेन कर लिया. इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. क्या है? इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स वन पेयर ऑफ टेस्टिस. इस बैग के ऊपर बहुत सारी मार्किंग्स होती है जो काफी रफ होती है, उसको क्या कहते हैं? रैफे. सो द मार्किंग्स ऑन द स्क्रोटम इज कॉल्ड एज रैफे. ये स्मूथ पाउच नहीं होता, ये रफ पाउच होता है. ठीक है, जैसे कि फ्रिक्शन प्रोवाइड की जा सके. ठीक है. एंड ह्यूमन टेस्टिस कैसी है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर. कैसी है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन नेचर. सो सबसे पहले स्क्रोटम इज अ bag like structure containing one pair of testes. Second, the markings on scrotum are called as raphe. Position of testis in humans is extra abdominal. ये आपको कुत्तों में भी देखने को मिल जाएगी, बिल्लियों में भी ऐसी देखने को मिलेगी. वेल्स में नहीं होती है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्योंकि वो बेचारी तैरती रहती हैं, और तैरते रहने में क्या बहुत ज्यादा पानी को फिर काटना पड़ेगा. ठीक है, तो उस सिचुएशन में भगवान ने वेल्स के जो टेस्टिस है वो अंदर ही फिट कर दिए बजाय बाहर के. ठीक है. ऑटर के केस में आता है, जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो बाहर आ जाएगी, जब ब्रीडिंग सीजन चला गया अंदर वापस. ये भी सही सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है भाई लोग. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, टेस्टिस. अगर टेस्टिस के बारे में देखो तो टेस्टिस आर कॉल्ड एज वन पेयर ऑफ, सॉरी, is called as primary sex organ. क्या बोलते हैं इसे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? पहली चीज, इसमें क्या बन रहे हैं? स्पर्म्स. स्पर्म्स क्या है? शुक्राणु. क्या है? मेल गैमीट. ये पूरा खेल खेलेगा. ठीक है. और दूसरा क्या है इसका फंक्शन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का? टू प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. और दूसरा क्या है? हार्मोन प्रोडक्शन. जो हार्मोन पुरुषों को चाहिए पूरी मेंटेनेंस के लिए, वो कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन. वेरी गुड लविता. कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. कितनी टेस्टिस प्रेजेंट होती है एक आम इंसान में? 2 टेस्टिस, यानी कि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस.
ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। किससे कनेक्टेड होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड से, बॉडी से। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, देखेंगे बेटा हम पूरा स्ट्रक्चर की डिटेल्स यहाँ पे लिखाऊंगे, बट डायग्राम के लिए तो भाई मुझे पूरी स्लाइड चाहिए, पूरी स्लाइड चाहिए। बहुत ही बड़ा डायग्राम बनने वाला है गाइस, बहुत ही बड़ा, आप सोच भी नहीं पाएंगे इतना बड़ा डायग्राम बनाएंगे। अभी लिखवा रही हूँ स्टार बॉय ये सब। मैम ड्यूरिंग रनिंग कहते हैं पानी भर जाता है, कैसे? कहाँ पानी भर जाता है? मैम एनसीईआरटी वाला ही बनाना प्लीज, वो नहीं बनेगा अभी। डिमांड है देखो इनकी, ये है वैजिनालिस, ये है टुनिका एल्बुजिनिया। ये है टुनिका वैस्कुलोसा। ये है इसके कंपार्टमेंट, सेप्टा। एक ऐसे कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये मैं नहीं बोल रही, एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे स्पर्म बनता है गाइस। यही वो ट्यूब्यूल्स है, यही वो छोटी छोटी नलिकाएं हैं जिनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। और ये आपस में मिलके ज्वाइन करती है एक खूब बड़ी खाली जगह को, जिसका नाम है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस आगे ज्वाइन करते हैं 10 से 12 वासा एफरेंशिया को। वासा एफरेंशिया आगे ज्वाइन करती है एपिडाइमिस को, जिसके 3 पार्ट्स हैं, कैप्यूट, कॉर्पस कॉर्डा। फिर ये ज्वाइन करता है सबसे एक और लॉन्ग ट्यूब में, जिसका नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस आगे जाके फूल जाती है बिफोर इट ज्वाइंस विद इजैकुलेटरी डक्ट। ये हमारी इजैकुलेटरी डक्ट है, which is coming from seminiferous gland। और भी डायग्राम बनेंगे, अभी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये मत सोचना कि और डायग्राम नहीं बनेंगे, बहुत सारे डायग्राम है। इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसकी लेबलिंग स्टार्ट करती हूँ। अरे चैट्स में मत एक्टिव हो, नोट्स बनाओ। मैम ये कभी खत्म नहीं होती स्पर्म? नहीं, स्पर्म कभी खत्म नहीं होती, कम ज्यादा होती है बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल। मैम जैसे मेंस्ट्रुएशन हुई 1 मंथ, फिर नेक्स्ट 7 डेज पहले ही हो पीरियड्स के साथ, तो क्या वो नॉर्मल है? प्लीज इग्नोर, डोंट आस्क मी ऑल दिस सवाल बेटा, आई एम नॉट योर डॉक्टर। प्लीज डू नॉट, एटलीस्ट गर्ल्स में इतनी तो अकल होनी चाहिए कि दे डोंट ब्रिंग अप देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स इन द चैट सेक्शन। आई डोंट नो आप लोगों का दिमाग इन सब चीजों में कहाँ रह जाता है।
There are thousands of kids in the class and you talk like this. There is a basic common sense. बना लिया सबने? टाइम क्या हुआ है? 12:34, 35 we will start. पहले हम पूरा डायग्राम बनाएंगे, फिर उसकी पूरी लेबलिंग करेंगे, फिर इसे पूरा समझेंगे. Okay guys, चलिए. Now let's start with the labeling. As you can see, this is a TS. Oh, sorry, this is a section of testis. ठीक है, ये testis है. इसको हमने ऐसे काटने की जगह ऐसे काटा है, तो ये LS है या TS है? बताना जरा. मान लीजिए इट्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर. ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर टेस्टिस है. इसको हमने ऐसे कट करके देख रहे हैं, सीधा ऐसे काटा है. So this is LS. Very good. तो ये क्या है? The figure represents longitudinal section of testis. पहले तो ये समझो कि कौन सा सेक्शन है टेस्टिस का, तो बाकी बातें तो बाद में होगी. So this represents LS of testis. अब जब हम LS of testis देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3 लेयर्स दिख रही है जो प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम कर रही है, सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स का भी काम कर रही है. तो ऐसी कौन सी 3 लेयर्स है? सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, जो कि डबल मेम्ब्रेन है with serous fluid, this is called tunica vaginalis. क्या कहते हैं इसको? tunica vaginalis. कौन सी लेयर है? 2 बार बोलिए मैम के साथ. tunica vaginalis, जो कि डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि डबल मेम्ब्रेन है. लाइक यू कैन सी द स्ट्रक्चर. इसके अंदर भरा हुआ है सीरस फ्लूइड. कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? सीरस फ्लूइड. ये वही फ्लूइड है जो आपके शरीर के अंदर भी भरा होता है. जब इस फ्लूइड के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोसील, यानी कि पानी भर जाना टेस्टिस में, वो यही वो कंडीशन है. तो इसके अंदर ऑलरेडी फ्लूइड है, बट द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, देन इट स्वेल्स. और जब वो स्वेलिंग स्टार्ट होती है, इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन, और इसको कहते हैं कि टेस्टिस में पानी भर जाना. ठीक है, ये हम आम भाषा में बोलते हैं, बट वो पानी नहीं होता है, वो फ्लूइड होता है गाइस. ठीक है, तो ये सर्टेन क्वांटिटी में रहे तो ही सही है, ज्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है. ठीक है, अब ये जो सीरस फ्लूइड है, इसका काम क्या है? इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. किसकी तरह काम कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह. ठीक है बच्चों, कि डायरेक्ट टेस्टिस ना हर्ट हो, बाहर वाली लेयर हर्ट हो जब सच है. ठीक है मैम, ये फ्लूइड बढ़ता कैसे है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. The orange color layer which you can see is called tunica albuginea. कौन सी है? tunica albuginea. ये जो tunica albuginea है, ये बनी होती है dense irregular fibrous connective tissue से. किससे बनी होती है? dense fibrous, हाँ, connective tissue. ये जो dense irregular connective tissue है, ये क्या काम कर रहा है? इसका मेन काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. क्या मेन काम है इसका? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना. यानी कि सबसे ज्यादा मजबूती कोई लेयर दे रही है टेस्टिस को, तो वो टूनिका एल्बुजिनिया है, क्योंकि बाहर वाली लेयर शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रही है, बट टूनिका एल्बुजिनिया पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है, बांध के रखती है. फिर उसके बाद जो रेड कलर से आप इनर मोस्ट लेयर देख रहे हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड टूनिका वास्कुलोसा. क्या कहते हैं? टूनिका वास्कुलोसा. जो हमारी टूनिका वास्कुलोसा है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है मेरे प्यारे बच्चों ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व से, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और नर्व्स हैं, जो डायरेक्टली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ग्रोइंग स्पर्म्स को. ठीक है बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू है. फिर उसके बाद और अंदर चलते हैं. जब टेस्टिस के हम और अंदर चलते हैं तो हमें वहां पे
बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि खुला पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है वहां पे स्पर्म बन रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। दिस इज मोर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। आप देखेंगे एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, दीज आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250 पर टेस्टिस। यानी कि अगर 2 टेस्टिस हैं तो टोटल नंबर ऑफ लोब्यूल्स कितने हो गए गाइस? यस, टोटल कितने हो गए? 500 कंपार्टमेंट। तो यहाँ 500 कंपार्टमेंट की बात करें जो एक साथ काम कर रहे हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। सो द फैक्ट्री इज क्वाइट बिग। द फैक्ट्री इज क्वाइट बिग गाइस। नाउ द प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ, योर लाइफस्टाइल। भगवान ने फैक्ट्री तगड़ी दी है, बट फैक्ट्री तभी ना काम करेगी जब उसको मेंटेन रखोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नाउ दीज आर द कंपार्टमेंट्स। हर कंपार्टमेंट के अंदर ब्लू कलर से जो मैम ने बनाया, दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये जो मैम ने ब्लू कलर से बनाया ये क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। यही वो टिब्यूल्स है जहां पे साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यहीं पे शुक्राणु बनेगा, यहीं पे स्पर्म बनने वाला है गाइस। तो अगर नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाई टेस्टिस में स्पर्म बन गा रहा है, सीधा वन वर्ड आंसर दीजिए। तो आपका वो वन वर्ड आंसर क्या है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। दैट्स योर वन वर्ड आंसर। हर कंपार्टमेंट में 1 to 3 टिब्यूल्स आर प्रेजेंट पर लोब्यूल। हर लोब्यूल में 1 से 3 टिब्यूल प्रेजेंट होती है। तो 250 है, 250 में मान लीजिए 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है, तो 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल एक टेस्टिस में होती है। 1500 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स एक साथ काम कर रही है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, यस मैम। कंपार्टमेंट की लेंथ मैम ना बेटा, आयुष ना जानती बेटा, माफ कर, माफ कर दे, नहीं पता बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे जब स्पर्म बन जाएगा तो उसको रास्ता भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगले को बाहर जाने का है, बाहर ही मचाएगा, अंदर तो मचा नहीं पाएगा। तो बाहर जाने के लिए रास्ता देखते हैं। जब ये पहले निकल जाता है सेमिनिफेरस टिब्यूल से, तो एक भूल भुलैया में जाता है। उस भूल भुलैया को हम क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? रेटे टेस्टिस। इसे भूल भुलैया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश में इस भूल भुलैया को एनाटोमाइजिंग अरेंजमेंट कहते हैं। भूल भुलैया काफी बड़ा, एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक हॉल जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर इस हॉल वाले स्ट्रक्चर से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं स्क्विड गेम खेलने के लिए। ये देखिए, यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। यहाँ पे होती है 10 से 12 डक्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं वासा एफरेंशिया। क्या कहते हैं इन्हें? वासा एफरेंशिया। फिर वासा एफरेंशिया से निकल के ये जाते हैं हाईली कॉइल्ड टिब्यूल एंड द लॉन्गेस्ट डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सी है? एपिडिडाइमस। कौन सी है वो? एपिडिडाइमस। ये लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड है। ये सब मैं लिखाऊंगी अभी, डोंट वरी। लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड, वन पेयर होती है क्योंकि दोनों टेस्टिस से एक एक बाहर निकल के आ रही है। ठीक है बच्चों, इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला, कैप सर पे पहनते हैं, तो पहले रीजन का नाम क्या है? कैप्यूट। कैप सर पे पहनते हैं ना, तो पहला हिस्सा इज कैप्यूट। द बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्डल। कॉर्डल पार्ट। ठीक है, तो 3 पार्ट है एपिडिडाइमस के, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डल। आखिर इन 3 हिस्सों में हो क्या रहा है? इन 3 हिस्सों में इन्हें मिलती है ताकत तैरने की और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। यानी कि ये 3 साइट ऐसी साइट है जहां पे एक्चुअली स्पर्म मैच्योर होता है स्विमिंग करने के लिए एंड फर्टिलाइजेशन एबिलिटी अटेन करने के लिए, कि अगर वो जाएगा लड़की के सामने तो फेल ना हो जाए। जैसे वो होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, अरे सुन देख लड़की चप्पल मारे तो गाल आगे कर दियो, तेरे प्यार के आगे चप्पल क्या है। ठीक है, अगर लड़की ऐसे हाथ पकड़ने आ रही हो तो ऐसे हाथ आगे कर दियो। इन हाथों को पकड़ना नहीं, चूमने का मन होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें वो सिखाते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसे ही यहाँ पे भी मैच्योरेशन टाइम चल रहा है। बन तो गया है वो, बट अभी वो ये नहीं जानता कि किस तरीके से पटाया जाए, तो वो पटाने की एबिलिटी यहाँ पे आएगी एपिडिडाइमस में, मैच्योरेशन जोन। यहाँ पे 2 हफ्ते वो व्यतीत करता है। ठीक है,
जब वो 2 हफ्ते स्पेंड करता है तो उसके बाद वो निकल पड़ता है बाहर की ओर, यानी कि वास डिफरेंस की ओर। ये कौन सी डक्ट है हमारी? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में स्पर्म्स 3 महीने तक रहते हैं, जब तक बुलावा नहीं आता है। जब बुलावा आता है कि नहीं अब बाहर जाना है, तब ये एक साथ इकट्ठे होके आते हैं, यहां से इजैकुलेटरी डक्ट में जाते हैं और फिर ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं मचाने के लिए। ये इजैकुलेटरी डक्ट। अगर आप कहेंगे मैम बुलावा नहीं आया तो इसमें 2 कंडीशन होती है। पहला, अगर बुलावा नहीं आया तो यही के सेल्स इन्हें खा जाएंगे, इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस करना, खा जाएगा शरीर, ठीक है। या फिर दूसरा केस क्या होता है? नाइटफॉल, जो कि लड़कों में देखा जाता है, विच इज कंसिडर्ड एज अ वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब पुरुष ये वाली एक्टिविटी नहीं करते हैं ज्यादा लंबे टाइम तक, तो बॉडी अपने आप निकालती है इन द फॉर्म ऑफ नाइटफॉल, अपने आप बॉडी बाहर निकाल देती है। तो इस केस में पुरुषों को थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए, कैल्शियम पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यस, that's a body's reflex to flush out all the sperms which are being stored for months and months, ठीक है। तो ये लेबलिंग कर लीजिए बेटा, फिर हम सारी चीजें, अभी ये पूरा ना लिखना है हमें, मैंने सिर्फ समझाया है, अभी बेटा हमें सब कुछ लिखना भी है, नोट्स प्रॉपर बनेंगे चैप्टर के। बना लिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों? वास डिफरेंस ही वाली है बेटा, येलो वाली, येलो वाली, ये यहां से ना, यहां से आपकी वास डिफरेंस शुरू हो रही है, यहां से कॉन्टिन्यूस में होती है ना दोनों। लिखे? चलिए, अब हमने यहाँ पे लिखा था स्ट्रक्चर, लेट्स राइट नोट्स फ्रॉम हियर ओनली, नॉट वेस्ट आवर स्लाइड हियर। चलिए, तो सबसे पहले हम टर्म, यहाँ पे 2 टर्म्स रह गए हैं पढ़ाने। एक है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रिमूवल ऑफ टेस्टिस, रिमूवल ऑफ टेस्टिस। दूसरा है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन में क्रशिंग ऑफ टेस्टिस एंड एपिडाइमिस। तो क्रशिंग ऑफ टेस्टिस एंड एपिडाइमिस, दैट इज योर कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन, एक हमारा बुल होता है, हमारा एक ऑक्स होता है, ठीक है। तो कैस्ट्रेटेड बुल इज कॉल्ड एज ऑक्स, सांड। तो ऑक्स क्या है? कैस्ट्रेटेड बुल होता है। क्या होता है ऑक्स? कैस्ट्रेटेड बुल। बुल फर्टाइल है, ऑक्स कैस्ट्रेटेड होता है। ये इसलिए करते हैं जिससे कि उन्हें काम कराया जा सके, क्योंकि अगर इसमें टेस्टोस्टेरोन रहेगा तो ये अपने मालिक की बात नहीं सुनेगा, पूरे टांग मार के भगा देगा, हट नहीं सुनेंगे तुम्हारी, खुद ले जा अपनी गाड़ी, ठीक है। तो ओबीडियंट बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन कम रहे, इसलिए कैस्ट्रेशन कर देते हैं। अग्रेसिवनेस, ओबीडियंस बढ़ाने के लिए, अग्रेसिवनेस को कम करने के लिए, ठीक है। क्रशिंग, विशाल तो हर चीज क्लास में इमेजिन करने लगता है, इस बच्चे का मैं देख रही हूँ टेम्परामेंट। चलो अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले लेयर्स ऑफ टेस्टिस को डिस्कस कर लेते हैं, कितनी लेयर्स एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, ठीक है, टेस्टिस के अराउंड। चलिए, तो पहली सबसे बाहर वाली कौन सी थी? ट्यूनिका वैजिनालिस। कौन सी थी? ट्यूनिका वैजिनालिस। कैसी थी? डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन filled with serous fluid which acts as shock absorber, ठीक है। नाउ द सेकेंड लेयर कौन सी थी? देखिए अब क्लास में रिवाइज भी हो जाएगा सारा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया किससे बनी थी? dense, irregular, fibrous,
कनेक्टिव टिश्यू से बनी थी। क्या मेन काम था? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना पूरे स्ट्रक्चर को टेस्टिस के। और इनर मोस्ट कौन सी थी? ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये इनर मोस्ट है। और क्या बताया था? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। इसमें होती है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व्स। टोटल कितने कंपार्टमेंट्स लिखे एनसीईआरटी ने? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 per testis, and each lobule contains 1 to 3 seminiferous tubules. (1251) we will start with root map of sperms. Filled with serous fluid. टोटल आए तो 500 पे। हाँ, सवाल देखकर भी कुछ टिक करना। हाँ, कैलकुलेशन मैंने सारी बता दी कैसे कैसे चेंज हो रही है। चले भाई, आइए। तो ये पूरा डायग्राम है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम रूट मैप से शुरू कर रहे हैं। यहां से नीट का क्वेश्चन आता है, रूट मैप ऑफ स्पर्म। चले गाइस, तो अब मैं सवाल पूछूंगी, आप आंसर बताने की कोशिश करना। बहुत तेज लिख रहे हो, है ना मैम? आपकी स्पीड आज बहुत ज्यादा है। सही में? नहीं नहीं। तो बेटा अब हम शुरू करें। पहला सवाल, कहां बनता है स्पर्म? डायरेक्ट सवाल, कहां बनता है स्पर्म? एसटी, बिल्कुल सही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। समझ गई। तो पहला यहाँ पे शुरू करेंगे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। पहला यहां से क्यों शुरू करें? क्योंकि यहीं पे प्रोसेस चलेगी स्पर्मेटोजेनेसिस की। कौन सी प्रोसेस चलेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस की। क्या होता है ये? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है ये। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। Second point, the seminiferous tubules are lined by cuboidal epithelium or germinal epithelium, which give rise to spermatogonia. यही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाते हैं। तो इनके पास एक ताकत भरी स्टेम सेल लेयर है। उसका क्या नाम है? एपिथेलियम का। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। So seminiferous tubule is lined by cuboidal epithelium। इसी क्यूबॉइडल का दूसरा नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। किसी से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है। which give rise to spermatogonia। ठीक है, इसके बाद स्पर्म कहां जा रहा है? मैं नहीं बताऊंगी, तुम बताओगे। सोचो, समझो और बताओ। डायग्राम देखो, तभी तो डायग्राम याद होगा, तभी तो डायग्राम समझ में आएगा। खुद से बताने की कोशिश करो। एक भूल भुलैया,
उस भूल भुलैया का नाम क्या था? रेटिटेस्टिस. Now the sperm will enter into a big structure called as reticestis. रेटिटेस्टिस के बाद कहां जाएगा? डायग्राम देखो, बताने की कोशिश करो सब बच्चे. अब कहां जाएगा? वासा एफरेंशिया. वेरी गुड. वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया कितने नंबर में थी? 10 से 12. 10 to 12 ducts joining reticestis with epididymis. ठीक है, 10 से 12 डक्ट होती है. किस किस को ज्वाइन करिए? रेटिटेस्टिस और एपिडिडाइमिस को. डायग्राम में दिख रहा होगा आपको. अब वासा एफरेंशिया के बाद स्पर्म कहां जाएगा? एपिडिडाइमिस में. कहां जाएगा? एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस का पहला फीचर क्या बताया था मैम ने? कि इट इज हाईली कॉइल्ड एंड द लॉन्गेस्ट डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर क्वेश्चन आ रहा है सबसे लंबी डक्ट कौन सी है, तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा वास्ट डिफरेंस, बट गलत है, क्योंकि वो कॉइल्ड नहीं होती, ये कॉइल्ड होती है. जब इसको खोलते हो तो उससे ज्यादा लंबी निकलती है ये. ठीक है, सो दिस इज लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड duct. Paired, unpaired guys. Another very important question. Paired होती है, unpaired होती है. 2 टेस्टिस, 2 एपिडिडाइमिस. तो यानी कि ये कैसी डक्ट है? पेयर्ड. पेयर्ड डक्ट. दोनों दो निकलती है. अब इसके पार्ट्स पे आते हैं. इसके 3 पार्ट्स मैम ने बताए हैं. कितने पार्ट्स बताए मैम ने? इसके 3 पार्ट्स ऑफ एपिडिडाइमिस. पहला पार्ट कौन सा एपिडिडाइमिस का? जो सर वाला पार्ट है, कैप्यूट. फिर बॉडी वाला कौन सा है? कॉर्पस. और अंतिम हिस्सा कौन सा इसका? कॉर्डल. दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, दिस इज अ सेकंड पार्ट एंड दिस इज अ लास्ट पार्ट. क्या फंक्शन बताया था? क्या मिलता है इसे? मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म. द मेन एरिया फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इज एपिडिडाइमिस. यहां होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म. Here sperm spend कितने हफ्ते? Spends 2 weeks. 2 हफ्ते तक रहता है. कौन सी एबिलिटी मिलती है? Gains whiplash motility. तैरने की. Here attains whiplash sperm motility. यहाँ पे एक प्रोसेस चलती है जिसमें नीट में बहुत क्वेश्चन आता है. डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म. एक क्वेश्चन आता है कैपेसिटेशन का होता है, एक आता है डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है. नीट में आया था कैपेसिटेशन का होता है, उसका आंसर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट मैं डीकैपेसिटेशन पे पढ़ा रही हूँ. देखो बेटा, पिटुड़े को बहुत दूर जाना है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है. ये है स्पर्म, ये उसकी टेल. तो इसको बचाना है तो इसके हेड के ऊपर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट किया जाता है. कोलेस्ट्रॉल, जब इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट किया जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैपेसिटेशन. क्या कहते हैं प्रोसेस को? डीकैपेसिटेशन. ये तो हो गया पूरा काम एपिडिडाइमिस का. अब एपिडिडाइमिस से स्पर्म कहां जाएगा गाइस? डायग्राम देखिए, बताने की कोशिश कीजिए खुद से. मैम कुछ नहीं बताएगी, अब आप ही को बताना है समझ समझ के. यूरेथ्रा आ गया, इतनी जल्दी कैसे आ गया? इरम, वास डिफरेंस को स्किप कर दी. वास डिफरेंस, वास डिफरेंस पेयर्ड होगी अनपेयर्ड होगी? अगर 2 टेस्टिस है तो 2 आपके एपिडिडाइमिस है, 2 एपिडिडाइमिस है तो 2 वास डिफरेंस होगी.
तो ये भी क्या होगी, पेयर डक्ट्स। यहाँ पे स्पर्म कितने टाइम के लिए स्टोर होता है, स्पर्म स्टोर्ड हियर फॉर अप टू 3 months। कैरी ओनली स्पर्म, अभी तक सिर्फ इसके अंदर स्पर्म है और किसी तरह का सिक्रीशन नहीं है। ना वास्ट डिफरेंस लॉन्गेस्ट होती है, नहीं का नो। अब कहां जाएगा स्पर्म, एजैकुलेटरी डक्ट, वेरी गुड। पेयर्ड और अनपेयर्ड, इजैकुलेटरी डक्ट पेयर्ड और अनपेयर्ड। भाई दो टेस्टिस, दो एपिडाइमिस, दो वास डिफरेंस, दो सेमिनल वेसिकल, तो दो ही होगी क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। अभी तक सब चीजें दो 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 चलती आ रही है। ये भी है पेयर्ड। इजैकुलेटरी डक्ट में होता है स्पर्म प्लस इसमें सिक्रीशन भी आता है फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ पे अब स्पर्म अकेला नहीं है, बल्कि उसके पास उसका न्यूट्रिटिव मीडियम भी आ चुका है। मैम ईडी तो यूरेथ्रा होता है, ईडी क्या होता है, रेटिटेसिस सिर्फ कनेक्ट करता है। कोई लैग नहीं है, विप्लाश सांप की तरह, सांप की तरह। लिखिए, अब आते हैं नेक्स्ट पे। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद the sperm and the secretion from seminal vesicle now enters into urethra, the seventh one, which is also called as in male reproductive system urinogenital duct। अब ये तुम्हारी तरह बिल्कुल सिंगल, ठीक है, urethra is single and urethra act as a common passage for urine and semen। इसके 3 पार्ट्स होते हैं यूरेथ्रा के, ग्लैंडुलर, मेम्ब्रेनस, पिनाइल यूरेथ्रा। कितने पार्ट्स होते हैं इसके, ग्लैंडुलर, मेम्ब्रेनस, पिनाइल यूरेथ्रा, स्पॉन्जी यूरेथ्रा। इसका पहला पार्ट देखें तो कौन सा है, ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। क्या काम करता है ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, इसके पास होता है एक अनपेयर्ड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी के पास होता है कौन सा, लार्जेस्ट unpaired gland, prostate gland। This part of urethra is surrounded by prostate gland।
अनपेयर्ड होता है ये। तो इस ग्लैंडुलर यूरेथ्रा में क्या क्या आ जाएगा? स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, दो ग्लैंड के सिक्रीशन ऐड हो गया। उसके बाद यही सिक्रीशन विल नाउ जॉइन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। Now this membranous urethra is surrounded by very small paired gland called as Copper's gland or bulbourethral gland. This part of urethra is surrounded by bulbourethral or Copper's gland. This part will contain now sperm plus secretion of seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland. यानी कि अब ये पूर्ण रूप से सीमेन बन चुका है। The last part is penile और spongy urethra. इसी के पास होता है स्पेशल टिश्यू जिससे इरेक्शन होता है। उस टिश्यू को क्या कहते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू surrounds penile urethra for erection. फिर फाइनली सीमेन बाहर किससे आएगा? यूरेथ्रल मियाटस। Semen comes out. अब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस कैवर्नोसा, टाइसन ग्लैंड ये सब लिखवाते बेटा, बट दिस इज लाइक टू मच आउट ऑफ सिलेबस नाउ। सीएम एंड सीसी क्या भाई? ग्लैंड्स भी नहीं, सभी बताऊंगी टर्मिनोलॉजी में क्या होता है। ऑरिफाइस भी कहते हैं मियाटेस को, ओपनिंग होता है इसका मतलब। तो आइए एक बार वापस इसको रिवाइज करते गाइस। लेट्स टेक आउट द डायग्राम एवरीबॉडी। तो सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनता है? जल्दी बताएंगे सब चैट सेक्शन में। लेट्स रिवाइज द रूट मैप ऑफ कंप्लीट स्पर्म। कहाँ बनता है स्पर्म? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर वहां से स्पर्म कहाँ जाता है? रेटेड टेस्टिस। वहां से स्पर्म कहाँ जाता है? वासा फ्रेंचिया। वासा फ्रेंचिया से स्पर्म कहाँ जाता है? एप्टिडाइमस। एप्टिडाइमस से स्पर्म कहाँ जाता है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से स्पर्म कहाँ जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म कहाँ जाता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में कौन सा पहला पार्ट है जहां पे स्पर्म जाएगा? ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर पिनाइल यूरेथ्रा, फिर एक ऑरिफाइस ओपनिंग से स्पर्म बाहर आ जाएगा शरीर के। ठीक है, बस यही है पूरा रूट मैप। इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। अब हम एक और करेंगे, टेस्टिस का एक और डायग्राम करेंगे, विच इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस।
मैंने कहा था ना काफी सारे डायग्राम्स बनेंगे इस चैप्टर में, है इतने डायग्राम इस चैप्टर में, करें क्या? अभी हमने एलएस पढ़ाया था, मैम ने एलएस पढ़ाया था, यानी कि हमने टेस्टिस को ऐसे काटा था, अब हम ऐसे काटेंगे और फिर ऐसे देखेंगे इसको, ये पार्ट देखेंगे इसका। तो ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस के ऊपर लगी हुई है एपिडाइमिस, हाईली कॉइल्ड एपिडाइमिस। अब इसको हम कट करने वाले ऐसे टक 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 टक, फिर इसका टीएस देखेंगे। देखिए भाई, मैम एसवी पीजी बीजी क्या है? एसवी सेमिनल वेसिकल, पीजी इज प्रोस्टेट ग्लैंड, बीजी इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बेटा विशाल, आई नो इस चैप्टर में आपके बहुत ही शानदार इनोवेटिव सवाल हैं, बट मैं बता रही हूँ इस चैप्टर को तुम आराम से सुनो, तुम्हारे हर चीज के जवाब है। कोई टीचर इरेक्शन विरेक्शन नहीं पढ़ाता, मैं पूरा पढ़ा के जाती हूँ, वाइग्रा क्या होता है ये भी पढ़ा के जाती हूँ मैं, बट यू नीड टू स्टे काम। क्योंकि देखो बेटा, मैं ये वाला पार्ट नहीं छोड़ सकती विच इज एनाटॉमी पार्ट ऑफ द सिस्टम। आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन फिजियोलॉजी पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट प्लीज ट्रस्ट मी, एनाटॉमी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये पढ़ाना में बेटा मेरा उतना ही फर्ज है जितना वो पढ़ाना है, तो आप चिंता ना करें। मैंने आपको हमेशा डेली लाइफ चीजें बताई है ना पढ़ाते वक्त, यहाँ पे भी बताऊंगी, ठीक है? पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ये देखिए बेटा, ये मैंने एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल बनाया है। ऐसे कितने लॉब्यूल दिखेंगे जब मैं इसको कट करूंगी? तो 250। ऐसे कितने दिखेंगे मुझे? 250। ऐसे लॉब्यूल्स कितने दिखेंगे? 250। अब मैं 250 तो बना नहीं सकती, मैंने एक बनाया। सो व्हाट इज दिस गोला विच आई हैव जस्ट ड्रॉन? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। दिस रिप्रेजेंट्स वन टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ऐसे 250 होंगे जो ऊपर से दिख रहे होंगे। इस हर के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है बाबू लोग? बाबू लोग कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है? 3, 1 से 3, 1 2 3। ओके बाबू लोग, ये मैम ने 3 क्या बनाई है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय डैश एपिथेलियम। अभी तो पीछे पढ़ा था, कौन सी एपिथेलियम होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर? जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो बनाओ। ये जर्मिनल एपिथेलियम कौन से सेल्स बनाती है गाइस? ये भी बताया था मैंने, उस पूरे सेंटेंस में आप देखेंगे तो मैंने ये भी बताया था कि जर्मिनल एपिथेलियम कौन से सेल बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया। चलो बना लेते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया के बीच में इनके रक्षक भी होते हैं, ट्राइंगुलर शेप्ड रक्षक। इनका नाम है सर्टोली सेल। ओके, बीच में होते हैं मैच्योर सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स, जो रेडी टू रॉक है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर भी सेल का समूह होता है। कुछ सेल्स बाहर की तरफ भी होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होते हैं, बट लॉब्यूल के अंदर होते हैं।
इनको हम कहते हैं लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल, जो भी हमारी जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर हो गए येलो वाले स्पर्मेटोगोनिया, ट्राइंगल वाले हो गए सर्टोली सेल, और बीच वाले मेच्योर हो गए स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ। बनाइए। इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, आपका बोले शॉर्ट फॉर्म में तो WBC। जब आप आज एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये टर्म आपको दिखेगा, इसलिए लेबल करा रही हूँ। बना लीजिए, फिर समझाते इसको। मैम सर्टोली सेल करता क्या है? दीदी टाइम दीजिए ना समझाने का। कहीं अभी शांति से बैठिए, सब लिखवाया जाएगा, सब समझाया जाएगा, सब बताया जाएगा। इस चैप्टर में ना बच्चों का उत्साह इतना होता है ना, क्या बताएं आपको। क्रेजी पीपल, यू नो। एक 16 एक 17 वी विल स्टार्ट। अभी जेनेटिक्स में देखना, आते सब हैं, चले जाते आधे घंटे बाद। बट ट्रस्ट में, आप मेरे साथ जेनेटिक्स करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। पेड क्लासेस की जेनेटिक्स इज वे डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब का जेनेटिक्स, बिकॉज यहाँ टाइम होता है यार। देखो सिंपल सा लॉजिक है, यू हैव टाइम, यू विल डेफिनेटली एंजॉय द चैप्टर जेनेटिक्स। स्टोमल टिश्यू बनाया ना सारा, वो डॉटेड डॉटेड। चलो भाई 17 पे शुरू करेंगे समझाना डायग्राम। चल, तो देखिए सब मेरे प्यारे बच्चे, मासूम बच्चे, ये एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। ऐसे मैंने आपको बताया 250 होंगे, मैंने एक बनाया। उस एक के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, मैंने 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाई है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो एरिया है, दैट इज अ स्ट्रोमल टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपके WBCs भी है और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी है जिनका नाम लेडिक सेल है। बट कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी होते हैं, जैसे कि इसकी पहली जो लाइनिंग है वो है जर्मिनल एपिथेलियम। यही जर्मिनल एपिथेलियम क्या बना रही है? स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ बनाएगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हम पढ़ेंगे अभी। प्लस यहाँ पे बीच में क्या है? सर्टोली सेल। अब बच्चों को सवाल उठता है, मैम इन सेल्स का काम क्या है? ऑरेंज वाले सेल्स है स्पर्मेटोजोआ। अब इनका काम क्या है, तो उसके लिए अब हमने नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैम टेस्टिस की डायग्राम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? स्पर्मेटोजोआ दीदी, स्पर्म है। कहा होगो दीदी? स्पर्म है। लेडिक सेल से शुरू करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आता है। लेडिक cells are also called as interstitial cells because they are present in the interstitium of testicular lobule और outside seminiferous tubule। कौन से सेल्स है जो आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं? ये भी सवाल नीट में आता है। तो लेडिक सेल्स, so लेडिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल
interstitial cells because they are present outside seminiferous tubules. पहली लाइन क्लियर? यस और नो? किसी को कोई शक? चलो अब एक गेम खेलते हैं. डैश हार्मोन will stimulate Leydig cell and Leydig cell will produce dash. कोई भी ऐसा हार्मोन which starts with L in our body, it is luteinizing hormone. ल से Leydig, ल से LH. कैसे याद रखोगे? ल ल ल. ठीक है. So LH क्या है? Luteinizing hormone. The LH is also called as ICSH in case of males. Why? Because ICSH is interstitial cell stimulating hormone. ये हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है. That's why the name is ICSH. Interstitial cell stimulating hormone. ठीक है. अब सवाल उठता है कि इस वाले ब्लैंक पे क्या आएगा. जब LH लेडिक सेल को कहेगा काम कर, तो क्या काम करेगा? वो बना के देगा तोहार को एंड्रोजन. क्या बना के देगा बच्चों? एंड्रोजन. और लड़कों में जो सबसे पॉपुलर एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन. कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. आखिर क्यों लड़कों को टेस्टोस्टेरोन चाहिए गाइस? इसके फंक्शन कर लेना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. काहे चाहिए लड़कों को टेस्टोस्टेरोन? चलो जल्दी जल्दी बताएंगे सब. 2 महीनों की छुट्टियों से पहले, 2 महीनों की छुट्टियों के बाद, 9th क्लास. क्या फर्क होता है? फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं. फेशियल हेयर, दाढ़ी, हेवी वॉइस, beard, mustache, ये सब आना शुरू हो जाता है. ठीक है. मैस्कुलिन, बॉडी बिकम्स मैस्कुलिन, चौड़े कंधे हो जाते हैं. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. टेस्टोस्टेरोन होगा तभी तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा गाइस. नेक्स्ट. और क्या करता है ये? प्रमोट्स बिल्डिंग ऑफ बॉडी बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम. इसलिए आपने देखा होगा लड़कों में जोड़ों के दर्द की कम प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि उनका मेनोपॉज के बाद नहीं होता है. ये मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन कम हो जाता है और सारी बुढ़ियाएं पैर दबाते. अब ऐस करा कर थोड़ा. पर हम कितना दबाते थे पैर. अब यस, ए छोटा आओ इधर, पैर दबा दो दादी के. यस. तो वो मेनोपॉज के बाद हो जाता है. अरे मैं तो जवान हूँ गधो. आई एम तो जस्ट 31. बुढ़िया बना रखा है तुमने मुझे क्लास में. समझ आया?
वो कह रही झूठ मत बोलो। ये श्वेता को मेरी क्लास से बाहर भेजो यार, ये श्वेता मेरी क्लास में नहीं दिखनी चाहिए अब। नेक्स्ट कौन सा हमारा, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सस्टेंटिकुलर सेल, they are also called as nurse cell। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। मजाक था। चल श्वेता बाहर चल तुम अपनी क्लास से। चलो अब आते हैं स से सर्टोली सेल। स से मिलेगी तुम्हें सजा। कौन सा हार्मोन आएगा, FSH। स याद रखना, जब ये सर्टोली सेल पे FSH आता है तो सर्टोली सेल फैक्टर्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर्स और हार्मोन्स। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और हार्मोन्स आते हैं गाइस यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट। आज तुम्हारी क्लास नहीं हुई है ना केमिस्ट्री की और फिजिक्स की है, वरना मैं आज थोड़ी लंबी क्लास लेना चाहती हूँ गाइस। गाइस जब और क्लास नहीं होती उस दिन तो लंबी क्लास लेके देखो, तुम्हें अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की भी है। आगे रोने वाले गलत सवाल पूछ के। ओके, नर्स सेल को नर्स सेल क्यों बोलते हैं, पहली चीज बिकॉज नर्स सेल या सर्टोली सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में, कौन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन स्पर्म सेल को, सर्टोली सेल। या बच गए। आ जाओ। आपको पता है स्पर्म पहले बड़ा सेल होता है फिर वो छोटा हो जाता है, तो सारा साइटोप्लाज्म जाता कहाँ है, इतना इंपॉर्टेंट फ्लूइड है। यस, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल absorbs extra cytoplasm from sperm cell during spermiogenesis। ये भी लिखवा देती हूँ, during spermiogenesis। Next, Sertoli cells form blood testis barrier, जिसे कोई भी उटपटांग चीज स्पर्म तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर स्पर्म बदल गया तो आने वाला बच्चा भी बदल जाएगा गाइस, इसलिए Sertoli cells releases factors which help in spermiogenesis। This also produces, Sertoli cell also produces inhibin। inhibin नाम से पता लगा कुछ inhibit करेगा, which inhibits release of FSH।
It also secretes anti-Mullerian factor. इसी फैक्टर के कारण देयर इज अ इनहिबिशन ऑफ या नहीं बनता है ओविडक्ट एंड यूट्रस मेल में. अगर ये फैक्टर नहीं निकला ना तो लड़की के अंदर ओविडक्ट और यूट्रस भी बन जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस ये. Inhibits formation of oviduct and uterus in males. हाँ जी. क्लास क्या हुआ? मैं अभी 5 बजे आऊंगी, अभी नहीं. ठीक है, बता दूंगी आपको. हाँ. ठीक है, चलो मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, अब बताती हूँ. Next, Sertoli cells also releases ABP, which stands for androgen binding protein. This concentrates testosterone inside seminiferous tubule. भर के रखता है टेस्टोस्टेरोन को. हाथ तोड़ो क्लास, है ना. ये लो बेटा, ये अभी भी स्लो स्पीड है. मैं और तेज लिख सकती हूँ इससे. लिखिए जल्दी. फंक्शन देखो कितने हैं, सारे याद होने चाहिए टिप्स पे. नेक्स्ट पेज. Male accessory glands. मैम आपको जल्दी लिखने का एक्सपीरियंस है नहीं? बाय बर्थ. जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरे मम्मी जी कहते, ठीक है, मम्मी ने पेन थमा दिया, तब से. यस. सो मेल एक्सेसरी ग्लैंड. कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बताइए जल्दी. एबीपी का फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का कि ये टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करता है और उसको खूब सारा जमा कर लेता है सेमिनिफेरस टिप्यूल के अंदर, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस चलता रहे. ऐसा ना हो कि आज नहीं बना तो काम रुक जाए. अब फैक्ट्री को लगातार चलाने तो रॉ मटेरियल हमेशा होना चाहिए, इसलिए. तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? पहली बात, इट सिक्रीट्स, मेल एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रीट्स सेमिनल फ्लूइड. 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. एक है हमारा सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल पेयर्ड और अनपेयर्ड गाइस? पेयर्ड ग्लैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है. प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है? अनपेयर्ड, बट सबसे बड़ा होता है साइज में. फिर कौन सा है? बल्बो यूरेथ्रल, जिसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड.
ये कैसा होता है? पेयर्ड। अब इसके फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल के आ रहा है वो है बल्बो यूरेथ्रल का। ये यूरिन के जलजले को कम करता है, जिससे कि जब सीमेन आए, स्पर्म आए, तो उसे जलन ना हो। उइमा 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 उइमा। ठीक है, देखो बेटा, जो हमारा स्पर्म है वो है अल्कलाइन, यूरिन होता है एसिडिक। इन दोनों को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी स्पर्म भी आ सकता है आराम से। तो जब यूरिन गुजरता है उस रास्ते से तो उसे जलजला, जहरीला बना देता है, जलन वाला। तो इसलिए फिर बल्बो यूरेथ्रल एकदम से स्प्रे मारता है, ठीक है, फिर सारा न्यूट्रलाइज हो जाती है एसिडिटी। उसके बाद जब सीमेन आता है, उसका स्पर्म आता है, तो उसे दुख नहीं होता है कि मैं जल जाऊंगा, उसे डर नहीं होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पैसेज ऑफ यूरेथ्रा एंड टू रिड्यूस एसिडिटी ऑफ यूरिन। ठीक है, तो क्या काम है इसका? lubricates passage of urethra by neutralizing acidity caused by urine। क्या क्या होता है सेमिनल फ्लूइड में? कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, जो एनसीईआरटी ने लिखा है। कैल्शियम चाहिए होता है इसे मोटिलिटी के लिए, चलने फिरने के लिए स्पर्म को। और क्या होता है इसमें? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म, क्योंकि दूर जाना है ना, एनर्जी तो चाहिए भाई को। और एनसीईआरटी लिखती है इसमें होते हैं सम एंजाइम्स। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, जब आज आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। सेम एनसीईआरटी याद करनी है इस मामले में, 4 बार सवाल आ चुका है इसी एक लाइन से। क्या होता है सीमेन? मैम प्रोस्टेट कैंसर काहे होता है? मैम काहे होता है बताते हैं तुम्हें, अपनी मर्जी से होता है। कैंसर अपनी मर्जी से ही होता है बेटा। म्यूटेशन से होता है। पढ़ेंगे कैंसर, टॉपिक आएंगे आपके चैप्टर्स में, डिटेल में पढ़ाया जाता है सब बेटा। केमिकल्स का झोलबाजी है। देखो, हार्मोन की ओवर एक्टिविटी भी कैंसर कर देती है। कैंसर का इलाज है, बिल्कुल है। क्या होता है सीमेन गाइस? व्हाट इज सीमेन? सीमेन इक्वल्स टू स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड। इन दोनों को मिला के कहते हैं सीमेन। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ सेमिनल फ्लूइड लिखा है, तो इसको हम सीमेन नहीं कह सकते, क्योंकि सीमेन में स्पर्म होना भी जरूरी है, तभी उसे सीमेन कहा जाएगा। ओके, पहला, वॉल्यूम ऑफ सीमेन पर इजैकुलेशन। एक बार में कितना सीमेन निकले कि कमाल हो जाए? 2.5 से 5 ml के बीच में निकल जाता है, 5 ml पर इजैकुलेशन। इससे कम निकलेगा कोई फायदा नहीं है, इससे ज्यादा तो निकलना बहुत मुश्किल है। 5 ml एक्सट्रीम लिया है इन्होंने। नाउ द स्पर्म काउंट, एक बार में कितना स्पर्म आए कि मैजिक हो जाए? यस, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन। जैसे कि मैंने बताया, ओलिगोस्पर्मिया। अगर ये स्पर्म काउंट आपका 80 मिलियन, 80 से 100 मिलियन है, मान लो कम हो गया, पर इजैकुलेशन बस 80 से 100 मिलियन ही आ रहा है, देन द person is said to suffer from a condition called oligospermia, sedentary lifestyle। ब्लड जा ही नहीं रहा है, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, ब्लड रुक गया है। समझाया था ना मैंने, मसल्स में ब्लड रुक जाता है, सर्कुलेशन रुक गया, न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, स्पर्म मिल रहा है, बन जा।
बन जा, जैसे तैसे बन जा, बस जितना बन रहा बना लो, रुको मत, ठीक है। तो इसलिए गुड एक्सरसाइज शुड बी देयर। नेक्स्ट है ओके, अगर ये लेस देन 20 मिलियन हो गया और भी कम हो गया, देन इट इज एजूस्पर्मिया। कहेंगे कुछ काम का ही नहीं है भाई, एजूस्पर्मिया, ओल्ड एज में ऐसा हो जाता है। अगर लो स्पर्म मोटिलिटी है, लो स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म्स है बट चल ही नहीं रहे हैं, बताइए, इसको कहते हैं एस्थेनोजूस्पर्मिया। स्पर्म भी है, मोटिलिटी भी है, बट शक्ल अच्छी नहीं है, मतलब कि डिस्टॉर्टेड शेप। दिस कंडीशन इज कॉल्ड टेरेटोजूस्पर्मिया। टेराटो का मतलब होता है मॉन्स्टर। सीमेन का पीएच कितना होता है? इट इज ऑन अल्कलाइन साइड, 7.2 to 7.7। अपीयरेंस, दिखता कैसा है? वाइट, स्टिकी एंड मिल्की। You can write appearance. रुको क्लास एक्सटेंड कर ले, अब कुछ रोना शुरू कर देंगे, ओई माँ ओई माँ ओई माँ, मैम काय को आपने क्लास एक्सटेंड की, ओई माँ ओई माँ ओई माँ। समझ आ रहा है सारे चैप्टर? आई नो नोट्स लिखने पड़ रहे हैं, बट लिखने तो पड़ेंगे गाइस, मेरे पास इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर या तो मैं स्लाइड बना के लाऊं अगर तुम्हें हाथ दुख रहे हैं तो, या देखो ये सब लिखना पड़ेगा, पूरी एनसीईआरटी है, कुछ भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा इसमें। नेक्स्ट स्लाइड चलेंगे। 141 142 we will start regulation of spermatogenesis। मेरे को मीटिंग में शाम के 5 बजे जाने का बेटा, अभी थोड़ी जाने का है। मोटिलिटी, मूवमेंट, टेस्टिस की विड्थ, लेंथ, डायमीटर है क्या, लिख लो एनसीईआरटी से, पढ़ोगे ना एनसीईआरटी इसके बाद। आ जाओ। रेगुलेशन ऑफ spermatogenesis। hypothalamus, master of master gland, यहाँ से एक हार्मोन आएगा, कौन सा आएगा आप बताएंगे, which will act on anterior pituitary, adenohypophysis। This will produce two hormones, LH या ICSH, FSH। ICSH act on dash, FSH acts on dash। This will produce dash, this will produce dash। गाली मत दीजिए, हे भगवान, मैंने तुम्हें गाली कब दी है? लो स्पर्म मोटिलिटी, स्पेलिंग क्या कह रहे हो क्या? स्टेनोजूस्पर्मिया डिस्टॉर्टेड शेप, लो स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ इसकी।
मैंने गाली कब दी है गाइस? एडमिन बदनाम करते रहते मुझको। 60% 40, अरे वहां पे पहुंचे नहीं है अभी हम। अरे वो टॉपिक अभी पहुंचे नहीं है, स्पर्म का स्ट्रक्चर तो पढ़ाने दो उसके लिए। यहाँ से आएगा हार्मोन जीएनआरएच। एलएच किस पे काम करेगा? लेडिक सेल पे। एफएसएच किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल पे। ये क्या बना के देगा? एंड्रोजन। कौन सा एंड्रोजन बना के देता है मोस्टली? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है और स्पर्म बाहर निकल नहीं रहा है तो आपको स्लो करना पड़ेगा। ठीक है, स्लो करना पड़ेगा। तो नेगेटिव फीडबैक कहाँ जाएगा? एलएच के पास भी और हाइपोथैलेमस के पास भी कि काम धीरे कीजिए। फैक्ट्री बंद नहीं होगी बट धीरे तो कर सकते हैं। मैम एक बार रिवाइज कराओ पूरा। आदित्य बेटा एक बार पूरा आपका नीट का एंट्रेंस भी दिया हूं मैं। हर टॉपिक रिवाइज भी कराया, समझाया भी है, लिखवाया भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पूरा अभी पढ़ा चुकी हूँ मैं, फिर से बता रही हूँ ये चीज। हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच प्रोड्यूस करता है। एलएच काम करता है लेडिक सेल पे, लेडिक सेल निकलवाता है एंड्रोजन और ये एंड्रोजन कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस। बट जब रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्रोसेस को स्लो करना पड़ता है। इसलिए सारे हार्मोन्स को नेगेटिव फीडबैक जाता है कि भाई और मत बनाओ हार्मोन्स। ठीक है, वहीं पे सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल से आते हैं फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या कराते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है स्पर्मियोजेनेसिस? कल की क्लास में बताऊंगी। ये फैक्टर्स रिलीज करते हैं एबीपी, एंटीमुलेरियन फैक्टर एंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है इनिबिन। ये इनिबिन सिर्फ एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि काम ज्यादा हो रहा है तो आप भी अब बस कीजिए। नो हुआ। मैं सोचती थी स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम बना के क्लास। 9 ही तो स्लाइड हुई, इतना क्या रो रहे हो भाई? 9 ही स्लाइड आज हुई है बस। कल स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्मिएशन होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होगा। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे कल, सर्कमसीजन, इरेक्शन, एमिशन, इजैकुलेशन। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू होगा। इस चैप्टर में भाई पूरी 5 क्लास ही लगेगी तुम्हारी, उससे कम में मैं ये चैप्टर कंप्लीट ही नहीं करा सकती। ठीक है, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं मेरी तरफ से। डन।